साथियों, नमस्कार। मैं एस डी मीणा, मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे सर्विस गाइड पर आपका स्वागत है। डीआर पर ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आज हम SF5 पर बात करेंगे। कर्मचारी को जब SF5 मिलती है तो उसका सामना कैसे करें। SF5 का मामला बहुत ही गंभीर मामला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और जितनी भी इससे संबंधित वीडियो डालें उनको देखें। SF5 मिलने पर आदमी बहुत ही चिंता में पड़ जाता है और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इसमें मेजर पेनल्टी है। जैसा कि मैं शुरू से बोलता रहा हूँ, अगर इसको ढंग से डील करें तो चिंता की कोई विषय नहीं है, लेकिन अगर इसको गंभीरता से नहीं लिया तो फिर इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें दंड बहुत बड़े बड़े हैं और इसमें नौकरी भी जा सकती है। तो अब हम बात करते हैं, जब SF5 मिल जाए कर्मचारी को तो उसका सामना कैसे करें। SF5 में बचने के बहुत चांस होते हैं, इसलिए जो 10 दिन का टाइम SF11 में होता है और उसमें जो जवाब दे दिया और उसी के ऊपर दंड आ जाता है, और अगर जवाब नहीं दिया तो 10 दिन के बाद ये मान लिया जाता है कि कर्मचारी ने आरोप स्वीकार कर लिए है, तो दंड आ जाता है। लेकिन ऐसा SF5 में नहीं है, इसलिए SF5 मिलने पर बहुत ही चिंता नहीं करें, अच्छे से अध्ययन करें। जब SF5 आपको मिल जाए तो इसमें 3-4 पार्ट बनेंगे। SF5 मिलने पर कर्मचारी को क्या करना है, SF5 मिलने के बाद जो डिसिप्लिन अथॉरिटी है वो क्या करेंगे, वो इंक्वायरी अफसर अपॉइंटमेंट करेंगे। ईओ अपॉइंटमेंट होगा तो ईओ अपॉइंटमेंट होने के बाद वो अपना क्या काम करेगा। फिर कर्मचारी डीसी के लिए अपनी सहमति देगा, डीसी कोई मिल गया वो अपनी सहमति दे देगा। और जांच कैसे होगी, इंक्वायरी अफसर, कर्मचारी, दोषी कर्मचारी, आरोपित कर्मचारी, दोषी कर्मचारी नहीं बोलेंगे, आरोपित कर्मचारी और डिफेंस काउंसलर, इनके क्या रोल होंगे, जांच कैसे होगी, जांच के बाद रिपोर्ट कैसे तैयार होगी, डिफेंस कैसे करना है, ये सब हम विस्तृत बात करेंगे, जो कि अलग अलग वीडियो बनेंगे। तो आज हम आरोप पत्र 5 मिलने पर कर्मचारी को क्या करना चाहिए। देखो, मैंने शुरू से बोला, पढ़ने की आदत रखें, सुनने की आदत रखें। जब आरोप पत्र 5 मिल जाता है तो उसको पढ़ें। मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोग SF5 में पूरे में क्या लिखा है उसी को नहीं पढ़ते। आप पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 से पढ़ेंगे तो कुछ कानून तो आरोप पत्र में ही लिखे हुए हैं, प्रिंटेड है, सिर्फ कर्मचारी का नाम हाथ से लिख देते हैं, नहीं तो पूरा प्रिंटेड है। आज आपको मैं वो पढ़ के भी सुनाऊंगा कि क्या लिखा हुआ है। यही सब हमको काम आएगा कि इंक्वायरी कैसे होती है। तो देखो, SF5 जब मिल गई तो हम SF5 को जब पढ़ेंगे तो पहले पैरा में ही लिखा हुआ है कि आपको जो आरोप पत्र दिया है वो किस आधार पर दिया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप देखें, उसमें किसी का भी SF5 देख लें तो SF5 के पैरा में लिखा होता है कि राष्ट्रपति ओब्लिक रेलवे बोर्ड ओब्लिक निम्न हस्ताक्षर जो चार्जशीट दे रहे हैं उसने धारा के अनुसार इस नियम को विरुद्ध जांच करने की प्रस्तावना की गई है, मतलब आपके खिलाफ जांच हो रही है। आरोप के अनुच्छेद का विवरण अनुबंध 1 में दिया गया है, मतलब उसमें अनुबंध 1, 2, 3, 4 आर्टिकल आएंगे और एनेक्सर आएंगे। तो आर्टिकल्स में शॉर्ट में लिखेंगे और एनेक्सर में विवरण में लिखेंगे। तो ये वो बताया है कि उसके 1 में दिया गया है, आरोप के प्रत्येक अनुच्छेद के समर्थन में अपचार या कदाचार के लांछनों का विवरण संलग्न है अनुच्छेद 2 में।
मतलब जो आर्टिकल्स लिखा है उससे संबंधित आर्टिकल पीछे को जो एनेक्सर दे रखे हैं उसमें डिटेल्स लिख देंगे। जैसा मान लो आर्टिकल 1 में लिख दिया अनऑथराइज एब्सेंट, अनधिकृत अनुपस्थिति, तो जो एनेक्सर है 1 और 2 उसमें बताएंगे इस तारीख से इस तारीख तक आप एब्सेंट रहे, उसमें विवरण पूरा दे देते हैं। जिन लेखों और साक्ष्यों द्वारा आरोप के अनुच्छेदों को सिद्ध किए जाने की प्रस्तावना उनका भी एक सूची संलग्न है अनुच्छेद अनुबंध 3 और 4 में। तो उसमें लिख रहे हैं कि जिन लेखों मतलब डॉक्यूमेंट्स और विटनेस के आधार पर आपको ये आरोप पत्र दिए हैं वो एनेक्सर 3 और 4 में मेंशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब चार्जशीट देते हैं तो उसमें लास्ट में एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, एनेक्सर 4 ये पूरे होने चाहिए। तो ये आपको देखना है। मैं बताता हूं जब नहीं होंगे तो हमें क्या करना चाहिए, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन पैरा 1 में ही ये लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स और विटनेस इस चार्जशीट में हमने मेंशन किए हैं जो होने चाहिए। पैरा 2 में आगे लिखा है कि आपके नाम लिख देंगे कि आपको सूचित किया जाता है कि यदि वह चाहे तो इस ज्ञापन की प्राप्ति के 5 दिन के भीतर कार्यालय काल में किसी भी समय प्रलेख सूची अनुबंध 3 में वर्णित प्रलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं। मतलब एनेक्सर 3 में जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसको आके आप कभी भी ऑफिस में आके उसका निरीक्षण कर सकते हैं। लेकिन रूल ये भी है कि एनेक्सर 3 में जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं उनकी जीरोक्स कॉपी आरोप पत्र के साथ देना जरूरी है। अगर नहीं दिया तो हमें बाद में मांगना है, वो बताएंगे कि कैसे करना है। लेकिन पैरा 2 में आरोप पत्र के पैरा 2 में स्पष्ट लिखा है कि आप इनका निरीक्षण आके कर सकते हैं, तो आप उनकी कॉपी भी मांग सकते हैं, आपको कॉपी दी जाएगी। ये भी रूल इसमें लिखा हुआ है। अब आगे देखें अगला पैरा कि आपको सूचित किया जाता है कि जांच के बाद प्रक्रमण प्रलेखों को प्राप्त करने के लिए किया गया अनुरोध तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक ऊपर बने समय सीमा के भीतर विलंब से अनुरोध करने पर पर्याप्त कारण न बताया जाए। उन परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से प्रकट न हो कि अनुरोध से पहले प्रक्रम नहीं किया जा सकता। जांच पूरी होने के बाद अतिरिक्त प्रलेख प्राप्त करने के संबंध में कोई अनुरोध तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक जांच पूरी नहीं होने से पहले अनुरोध न कर सकने का पर्याप्त कारण नहीं बताया गया। आपको अलग से डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आपसे पहले ही पूछेंगे। तो नॉर्मली आदमी बोल देगा मुझे ये डॉक्यूमेंट्स के अलावा मेरे से ये केस से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्स है ये मुझे देने हैं, तो वो आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन इसमें ये बोल रहे हैं कि आपको जांच पूरी होने के बाद आप दूसरे कागज नहीं मांग सकते। जांच पूरी हो गई, लेकिन इसमें ये भी लिख दिया कि जांच पूरी होने के बाद भी अगर आप कागज मांगते हो और आपने ये अनुरोध किया है पर्याप्त कारण अगर बता दिया तो मान लेंगे, पर्याप्त कारण नहीं बताया तो नहीं मानेंगे। मतलब इसमें बचने के चांस फिर भी है कि जांच के बाद फिर भी आप कागज मांग सकते हो, तो ये भी इसमें रूल लिखा हुआ है। तो कागज कैसे मांगे जाए, जब प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होती है उसी समय आपसे पूछा जाता है, मतलब पहली इंक्वायरी होती है कि आपको कोई कागज चाहिए क्या। तो जवाब लिखने का तरीका है वो मैं जब जांच का सामना कैसे करें उस समय हम आपको बताएंगे। लेकिन ये पैरा आपको बता रहा है कि आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। मैं यही बता रहा हूं कि आरोप पत्र अपने आप में एक कानून है जो आपको सिखा रहा है कि उसे पढ़ें। अगले पैरा में देखो क्या लिखा है कि आपको सूचित किया जाता है कि आप मौखिक जांच की होने की स्थिति में या डॉक्यूमेंट्स के निरीक्षण जांच के इस समय अपना मामला प्रस्तुत करने में सहायता के लिए किसी अन्य रेल कर्मचारी या रेल व्यवसाय संघ मतलब ट्रेड यूनियन के, तो ट्रेड यूनियन का हिंदी लिख दिया है इन्होंने कि ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी जो रेल कर्मचारी अनुशासन अपील रूल 1916 के तहत यथाशीघ्र टिप्पणी 1 या अथवा 2 की अपेक्षाओं को पूरी करते हो सहायता ले सकते हैं। मतलब आप डिफेंस काउंसलर कोई रेल कर्मचारी को रख सकते हो या कोई ट्रेड यूनियन के आदमी को रख सकते हो, 1 या 2 रख सकते हो, और वो क्रम अनुसार, इसमें लिखा है क्रम अनुसार, मतलब आप 1 नंबर और 2 नंबर जब डालेंगे तो
पहले 1 नंबर को बुलाया जाएगा। अब किसी कारण से 1 नंबर नहीं आता है तो फिर 2 नंबर को बुलाया जाएगा, दोनों नहीं आएंगे। 1 और 2 आप 2 नाम दे दें, फर्स्ट वाला आएगा, और कभी फर्स्ट वाला कोई कारण से अनुपस्थित रहे आपका डिफेंस काउंसलर तो 2 आएंगे। तो इसमें अपने आप पैरा में लिखा हुआ है कि आपको अपने बचाव में आप डिफेंस काउंसलर रख सकते हैं, रेल कर्मचारी या कोई ट्रेड यूनियन का ऑफिस बेरर, उसमें रिटायर कर्मचारी भी आ सकता है कि आप उसकी सहायता ले सकते हैं। इसमें इसी पैरा में आगे लिखा है कि आपको उसकी सहमति देनी है कि भाई मैं इस कर्मचारी का डिफेंस काउंसलर बनने को तैयार हूं। ये भी एक नियम है। इसमें अगले पैरा में ये लिखा है कि आपको सूचित किया जाता है कि यदि उसे अपने प्रतिवाद तैयार करने के लिए किसी प्रलेख का निरीक्षण करना अपेक्षित न हो या ज्ञापन की प्राप्ति के 10 दिन भीतर यदि वह प्रलेख निरीक्षण करना चाहे तो प्रलेख का निरीक्षण पूरा होने से 10 दिन के भीतर निम्न हस्ताक्षर के पास लिखित में भेजे। मतलब आपको कोई डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, किसी की जांच करनी है तो आप लिख के भेजो 10 दिन के अंदर, तो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। उसमें आपको बताना, आपको कुछ व्यक्तिगत कहना है तो आप व्यक्तिगत कह सकते हो। आप अपने पक्ष में कोई गवाह लाना चाहते हो कि मेरे बचाव में, डिफेंस विटनेस बोलते हैं उसे, कि मैं मेरे बचाव में ये डिफेंस विटनेस बचाव गवाह लाना चाहता हूं, उनके नाम दे दो, जांच में उनको भी बुलाया जाएगा। बताऊंगा आपको कि किस ढंग से आपको बाद में जांच में ये इनके लिए बोलना है। आरोप पत्र में लिखा हुआ है कि आप डिफेंस विटनेस बुलाना चाहते हो, अपने बचाव में कोई गवाह बुलाना चाहते हो तो आप उनका नाम दे दें तो बुलाएंगे। और कोई ऐसा कोई कागज आप प्रस्तुत करना चाहते हो जो आपके बचाव में आपका समर्थन करता हो तो आप उसका लिस्ट दे दें, उसको भी माना जाएगा। ये आरोप के पत्र के पैरा में 5 में लिखा हुआ है। अगले पैरे में आपके ऊपर 2 या 2 से अधिक आरोप लग गए। अब मान लो 5 आरोप है और 5 में से आपने बोल लिया कि 2 आरोप मुझे स्वीकार है और 3 आरोप स्वीकार नहीं है, तो जांच उन 2 आरोप जो आपने स्वीकार कर लिया उनकी नहीं की जाएगी और जो स्वीकार नहीं किए उनकी की जाएगी। लेकिन ये पुराना फॉर्म है, प्रिंटेड है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। वैसे बाद में कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि कर्मचारी स्वीकार कर ले तो भी गवाहों के इनके बयान लेने चाहिए, लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर जांच बहुत हल्की फुल्की होगी, क्योंकि आप मान चुके हो मेरा कसूर है, गवाहों के बयान होंगे, जांच होगी। एकदम नहीं होगी ये नहीं होगा, जांच जरूर होगी, लेकिन जो आपने आरोप स्वीकार कर लिए उन आरोपों के बारे में ज्यादा कुछ होगा नहीं, आपने स्वीकार नहीं किए उन्हीं पे ज्यादा जांच होगी। आगे लिखते हैं, आपको सूचित किया जाता है कि पैरा 5 में यदि वे अपना लिखित बयान प्रस्तुत नहीं करता या जांच अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से हाजिर नहीं होता या रेल कर्मचारी DR 1916 के अधिनियम के उपबंध के अनुसार अनुसरण जारी आदेश निर्देशों का अनुपालन करने में अंततः असफल रहता है या इनकार करता है तो जांच प्राधिकारी एक पक्षीय जांच कर सकता है। मतलब आप जवाब नहीं दे रहे हो, आपको जांच में बुलाया जा रहा है, आप नहीं आ रहे हो, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो जांच तो फिर भी होगी, लेकिन वो एक पक्षीय है, एक्स पार्टी डिसीजन होगा। तो देखो SF5 में बचाव के कितने मौके मिल रहे हैं, SF11 में ऐसा नहीं लिखा है। SF11 में लिखा हुआ है, SF11 में पूरा पढ़ो, यदि आपने निर्धारित दिन में मतलब 10 दिन में जवाब नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि आपने आरोप स्वीकार कर लिए हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मतलब आपको दंड आ जाएगा। लेकिन यहाँ लिखते हैं यदि आपने जवाब नहीं दिया, आपने कोऑपरेट नहीं किया तो भी आपके खिलाफ जांच की जाएगी और एक्स पार्टी डिसीजन आएगा, मतलब एक पक्षीय जांच होगी। तो ये भी एक जांच का मौका मिल रहा है। एकदम आरोप पत्र में सीधा दंड नहीं है SF5 में। SF5 के यही फायदे हैं कि बचाव के बहुत मौका है, इसमें लिखा हुआ है। आगे देखें आप, लास्ट पैरा में
कि डीआर के रूल के हिसाब से आपको जब ये आरोप पत्र मिल गया तो अपने फायदे के लिए कोई अफसर से या कोई राजनीतिक पॉलिटिशियन से या कोई अन्य प्रभाव से दबाव नहीं बनाएंगे कि मेरे फेवर में डिसीजन आ जाए या जांच मेरे फेवर में आ जाए या मेरे खिलाफ जो आरोप लगे वो कैसे भी ड्रॉप हो जाए। तो ये रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल का उल्लंघन माना जाएगा। मतलब आप कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे कि भाई मेरे ऊपर जो आरोप लगा है इसको कैसे भी हल्का फुल्का कर दो या छोड़ दो, ये भी इसमें लिखा हुआ है। तो साथियों देखो, आरोप पत्र जब मिला, SF5 हमारी आदत है कि लास्ट में आरोप पढ़ लेते हैं, लेकिन आरोप पत्र को फर्स्ट पैरा से 8वें पैरा तक पूरा पढ़ते नहीं। उसमें अपने आप में ये रूल लिखे हुए हैं और ये रूल से ही हम SF5 को आगे चलाते हैं। ये तो प्रिंटेड है, जो मिलेंगे ही, केवल कर्मचारी के नाम की जगह खाली है वो भर देते हैं, लेकिन इसको पढ़ते हैं। अब आगे हम जब देखेंगे तो उसमें आर्टिकल 1, 2, 3 होते हैं। तो आर्टिकल 1, 2, 3 में जो पेज नंबर 2 पे होते हैं, ये जो मैंने चीजें बताई आपको पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पे होते हैं। फिर डिसिप्लिन अथॉरिटी जिसने चार्जशीट दिया उसका हस्ताक्षर होता है, सील होना जरूरी नहीं है। फिर पेज नंबर 3 पर, SF5 4 पेज की होती है, पेज नंबर 3 पर आर्टिकल 1, 2, 3 ऐसा लिखा होता है। तो वो एक शॉर्ट में लिखा होता है, अनुपस्थिति, अनऑथराइज एब्सेंट या कोई और जो भी है, आपने जो भी कसूर किया है कर्मचारी ने वो उसमें आ जाएगा। तो चौथा पेज है, उसमें जो है एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 जो आर्टिकल में लिखी है आरोप, उनका थोड़ा विस्तृत लिख देते हैं। इस मान लो अनऑथराइज एब्सेंट का चार्ज है, तो उसमें लिख देंगे आप इस दिन से इस दिन तक बिना सूचना के नौकरी पे गैर हाजिर रहे या बिना लीव स्वीकृत के आप एब्सेंट रहे, तो उसमें विस्तृत लिख। अब एनेक्सर 3 और एनेक्सर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको बताया कि चार्जशीट के फर्स्ट और सेकंड पैरा में ये लिखा हुआ है कि एनेक्सर 3 और एनेक्सर 4 में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और लिस्ट ऑफ विटनेस लिखे, तो ये होना बहुत जरूरी है। आप ये देखें कि एनेक्सर 3 में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लिखे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और जो कागजों का आरोप पत्र में लिख दिया है वो कागजों की कॉपी देना अनिवार्य है। सामान्यतः बोलते हैं तो बोल नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है या ये गोपनीय है, नहीं। अगर आरोप पत्र में लिख दिया तो वो कागज गोपनीय नहीं है, वो आपको देना ही है। अगर आरोप पत्र में नहीं लिखा हो, आप मांगते हो, तो हो सकता है बोल दे कि ये गोपनीय है और ये आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन एनेक्सर 3 में जो मेंशन किए वो कागज आपको देना अनिवार्य है। तो हमें जब आरोप पत्र का सामना करना है, कर्मचारी को जब आरोप पत्र मिला है, तो वो ये देखे कि एनेक्सर 3 में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिखाए हैं वो मुझे साथ में मिलने चाहिए। एनेक्सर 4 लिस्ट ऑफ विटनेस, तो जैसा कि मैंने बताया पैरा 2 में और 1 में लिखा हुआ है कि इन गवाहों के आधार पर आरोप पत्र तैयार किया गया है। तो लिस्ट ऑफ विटनेस भी होना जरूरी है कि कौन आपके खिलाफ गवाह देने को तैयार है। इन गवाहों के बयान पे ही आपको आरोप पत्र दिया है, तो ये आरोप पत्र जब पूर्ण माना जाएगा। अब देखो, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कभी कभी ज्यादा होते हैं तो अलग से कागज दे देते हैं, या लिस्ट ऑफ विटनेस ज्यादा होते हैं तो अलग से कागज दे देते हैं, लेकिन उसमें लिखते हैं एनेक्सर 3, एनेक्सर 4 साथ में अटैच है। ये होता है, लेकिन होना चाहिए। लिस्ट ऑफ विटनेस अगर नहीं है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है, तो जवाब नहीं दे। कर्मचारी को क्या करना मैं वही बता रहा हूँ। तो जवाब नहीं दे मतलब चार्जशीट मिल गई जो शांत बैठ गए, ऐसा नहीं है। आरोप पत्र मिल गया, आरोप पत्र मिलने के बाद आरोप को पढ़ लिया, समझ लिया, और हमने एक चीज ये देख ली कि आर्टिकल 1, 2, 3 वो तो लिखे ही होंगे,
एनेक्सर 1, 2 वो तो लिखे ही होंगे क्योंकि उसी तो आरोप है। अब 3 और 4 एनेक्सर हमारे काम के हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है तो कॉपी मांगे, अगर कॉपी नहीं दिया तो। अगर वो कॉलम खाली है तो ये लिखे कि भाई एनेक्सर 3 में जो कागजातों की सूची है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, वो तो बताया ही नहीं, तो किसके आधार पर मुझे आरोप दिया गया है, आरोप लगाया गया है, किस आधार पर मुझे आरोप पत्र दिया गया है, ये बताए, तो वो देना पड़ेगा। एनेक्सर 4 लिस्ट ऑफ विटनेस, मैंने ये देखा है चार्जशीटों में, मैंने बहुत सी जगह देखा है कि वो मेंशन नहीं होता है, उससे चार्जशीट को अधूरी माना गया है, चार्जशीट अधूरी है। जांच कैसे चलेगी, हम क्रॉस क्वेश्चन किससे करेंगे, कौन हमारे खिलाफ गवाह है। तो अगर वो खाली है तो जवाब लिखें कि भाई लिस्ट ऑफ विटनेस एनेक्सर 4 नहीं है, तो हमें बताएं कि गवाह कौन है और इनकी अनुपस्थिति में जांच हो नहीं सकती, तो मुझे गवाह बताए जाए, फिर आरोप पत्र में जांच आगे चलेगी। तो इसका लिखने का सीधा सा तरीका है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जिसने चार्जशीट दिया उसको लिखेंगे सेवा में, जिस सक्षम पदाधिकारी ने दिया उसका डेजिग्नेशन लिख देंगे, विषय में डीआर लिख देंगे, संदर्भ में SF5 संख्या जो मैंने बताया है, लेफ्ट हैंड पे ऊपर लिखा होता है 308 ये जो भी पहले मैंने SF11 के जो पार्ट 3 में ये डिटेल्स बताई थी कि उसका क्या अर्थ होता है। तो क्लास 3 को अगर मिलती है तो 308 और गजिटेड अफसर को मिलती है आरोप पत्र तो 307 होता है। और फिर उसका क्या मतलब, खैर ठीक है, वो पार्ट 3 देखें SF11 का, वो संदर्भ हो जाएगा। SF5 संख्या ये दिनांक है। महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि आपके द्वारा जारी SF5 आरोप पत्र मुझे इस दिनांक को प्राप्त हुआ, दिनांक के साथ हो गया, मिल गया। इस आरोप पत्र में एनेक्सर 3 में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दर्शाए नहीं गए हैं। अगर दर्शाए नहीं हो तो दर्शाए नहीं गए हैं, और अगर दर्शा दिए मान लो और आपको कॉपी नहीं, तो लिखने का जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो दर्शाए गए हैं उनकी कॉपी मुझे उपलब्ध नहीं करवाई गई है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दर्शाए गए हैं उनकी कॉपी उपलब्ध करवाई जाए। अगर ये कॉपी आपको दे दी सही है तो लिस्ट ऑफ विटनेस पे आ जाए। एनेक्स 4 में लिस्ट ऑफ विटनेस है, गवाहों की सूची है, उसमें किसी के नाम नहीं लिखे गए हैं। आपसे अनुरोध है कि मुझे गवाहों के नाम बताए जाए जिनके आधार पर मेरे खिलाफ आरोप पत्र तय किया गया है, उसी के बाद मैं अपना बचाव कर पाऊंगा। और लिस्ट ऑफ विटनेस देना जरूरी है। कभी कभी अफसर बोलते हैं नहीं नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो जांच आगे नहीं होगी, ये बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई डरने की बात नहीं हो, आरोप पत्र मिलेगा। वैसे नियम ये बोलता है लिस्ट ऑफ विटनेस मान लो नाम नहीं लिखा और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिखा है, और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा स्टेटमेंट ऑफ श्री सो एंड सो, स्टेटमेंट ऑफ श्री सो एंड सो, जिसके भी नाम, उनको लिस्ट ऑफ विटनेस ही माना जाएगा। लेकिन लिखना तो चाहिए ना उन्हें, या तो वो लिख दें कि जिन्हों के बयान हैं, जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं वही जो है आपके खिलाफ गवाह है। लेकिन प्रत्येक केस में ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? हो सकता है कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो सकता है स्पेड के केस हो सकता है बड़ी इंक्वायरी हो और बड़े अधिकारी ने जांच किया हो और उसने जांच करके उसी आधार पे आपको SF5 दिया है। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में लिख देंगे कि इंक्वायरी रिपोर्ट ऑफ सो, वो अफसर का नाम लिख देंगे, तो अब वो तो विटनेस में आएगा नहीं, फिर बात फंस जाएगी। इसलिए लिस्ट ऑफ विटनेस होना बहुत ही जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। ये सब अगर कंप्लीट है तो कर्मचारी को 10 दिन के अंदर जवाब देना है। अब जवाब कैसे देना है,
देखो SF5 में आप हाँ कर लोगे आरोप से कि मुझे मान्य है तो भी जांच होनी है, आप आरोप से ना कर दोगे कि मुझे आरोप मान्य नहीं है तो भी जांच होनी है, और आपने जवाब भी नहीं दिया तो भी जांच होनी है। जांच तो तीनों ही केस में होनी है, तो बचने की कोशिश क्यों नहीं करो? तो आप सीधा ही मना कर दो कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगे हैं मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता हूं, और अगर कोई पॉजिटिव चीज है, कोई पॉजिटिव चीज है, हो सकता है आप छुट्टी लेके गए हो और बाद में एब्सेंट लगा दी हो। अगर आप छुट्टी स्वीकृत करवा के गए हैं तो आप लिख सकते हैं, या कोई और कारण है जो हमें पता है और इसमें आरोप पत्र में तो वो लिख सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं है, इनको निरस्त करने की मेहरबानी करें, रद्द करने की मेहरबानी करें, वापस लेने की मेहरबानी। तो वो कोई मेहरबानी करने वाला नहीं है, जांच तो होनी है। लेकिन बचाव में तो बोले ना कि हमने नहीं माना। अगर आपने बोल दिया जो आरोप लगाए वो सही है और मैं मानता हूं, तो अभी जांच होनी है, लेकिन आप मान चुके हो, अब आपके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचेगा, इसलिए वो लिखना ठीक नहीं है। या फिर आपने बिल्कुल जवाब भी नहीं दिया तो भी जांच होगी। तो मैं बार बार बोलता था पहले कि हमको आरोप पत्र में बचने के आरोप पत्र 5 में बचने के बहुत मौके मिलते हैं। आपको आरोप पत्र 5 मिला और आपने जवाब कैसा भी दिया फिर भी जांच होगी, तो मिल रहा है ना मौका। SF11 में ऐसा नहीं है, आपको SF11 मिल गया, आपने जवाब दे दिया, 10 दिन बाद आपको दंड आ जाएगा। आपको SF11 मिला, आपने जवाब नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा आपने मान लिया, आपको 10 दिन बाद दंड आ जाएगा, कोई बचाव का मौका नहीं। मनमानी चलती है ऑफिसर्स की। SF5 में ऐसा नहीं। तो SF5 मिलने पे घबराए नहीं, बस बचाव कैसे करना है इस पे रहें। तो कर्मचारी का आज हम इस वीडियो पे यही बात ये कर रहे हैं कि आरोप पत्र को पूरा पढ़ लें। पैरा 1, 2, 3, 4 प्रिंटेड है, उसमें सब नियम जो मैंने बता दिए वही होंगे। Annexure 1, Annexure 2, Annexure 3, Annexure 4 पूरे होने चाहिए। अगर पूरे नहीं हो तो हाईलाइट करें, कॉपी नहीं है कॉपी मांगे, और सब कुछ सही है तो भी लिख दें कि मैं आरोप को स्वीकार नहीं करता हूं और मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं है, आपसे निवेदन है कि आरोप को रद्द करने की मेहरबानी करें। कोई होना नहीं है रद्द। फिर SF7 आएगी। SF7 आएगी तो जांच अधिकारी जांच करेगा। वो जांच अधिकारी कैसे जांच करना है उसकी तो हम बात करेंगे, लेकिन इस आरोप पत्र में मैंने बताया कि इसमें एक चीज लिखी हुई है कि आप अपने बचाव में बचाव सलाहकार रखना चाहते हैं तो उनकी सहमति दे दें, और 1 या 2 आप रख सकते हैं। तो आपको यहाँ बचाव सलाहकार देना है, लेकिन आपने अगर नहीं भी दिया तो भी चलेगा, क्योंकि आपसे बचाव सलाहकार फिर भी पूछा जाएगा बाद में, जब जांच होगी, जब हम जब भी दे सकते हैं, तो फिर बचने का मौका मिलेगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि कैसे करना है। तो साथियों, आरोप पत्र 5 मिलने पर कर्मचारी की क्या ड्यूटी है ये मैंने आज आपको बताया है। आपके पास कोई SF5 को लेके आए तो ये बेसिक चीज देख लें और एक बार उसका जवाब लिख दें, तो कम से कम वो 15-20 दिन के लिए उसकी जो समस्या है वो टल गई, दूर नहीं हुई, टल गई। इतने में कोई डिफेंस काउंसलर मिल जाएगा, कोई अच्छा सलाहकार मिल जाएगा, आप डिफेंस काउंसलर ढूंढ लें, और मौका मिल रहा बचने का तो 15-20 दिन में कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा, और अपना बचाव के लिए फिर तैयारी कर लें। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब SF7 आ जाएगी तो जांच अधिकारी नियुक्त होगा, तो जांच अधिकारी की क्या क्या ड्यूटी है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। साथियों, SF5 है, गंभीर मामला है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो ही समझ में आएगा। कोई भी चीज अगर छूट गई तो भी कहीं ना कहीं आप कुछ न कुछ काम की बात छूट जाएगा। तो पूरा वीडियो को देखें और बार बार सुनेंगे तो आपको बार बार कुछ न कुछ नई चीज सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, ज्ञान आएगा। और मैं आपको
अगले वीडियो में ये सब एग्जाम्पलों के साथ बताऊंगा कि डिफेंस कैसे करते हैं, जांच कैसे करते हैं और डिफेंस कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब लोगों का बहुत मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और लोगों को शेयर करें। नमस्कार, मैं एस डी मीणा। धन्यवाद।